जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड है उसमें जो है आदिकाल के तहत देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। तो जो भी वन लाइनर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे देखिए, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई के द्वारा रचित रचना है। मिश्र बंधु ने इसके बारे में लिखा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम अगर कहें कि महाकवि तो वो चंद बरदाई ही हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि ये यानी चंद बरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। यानी मिश्र बंधु भी मानते हैं कि पहला जो वास्तव में महाकवि वो कौन है, चंद बरदाई हैं। और शुक्ल भी मानते हैं कि ठीक है, हिंदी के जो पहले महाकवि हैं और जिनका पहला जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो, वो कौन सा है, यही पहला महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा भी जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामोर सिंह संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो में ये कहते हैं कि वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा भी कहा जा सकता है। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। तो किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को क्या कहा है? छप्पयों का राजा कहा है। बच्चन सिंह ने कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कन्नवज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। देखिए, पृथ्वीराज रासो में जो है एक है कैमासवध। कैमासवध नामक खंड में मंत्री कैमास के कमांड हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप से सर्वाधिक विवादित है। यानी इसके रचनाकाल और मूल रूप से सर्वाधिक विवादित उसमें आता है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन सन 1865 में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट कलेक्टर ने कराया था। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं उनसे रासो के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं, जिनमें बृहद रूपांतर में अध्यायों को समय कहा गया है, मध्यम रूपांतर में अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है, लघुत्तम जो रूपांतर है उसमें अध्यायों को क्या कहा है, तो लघुत्तम जो रूपांतर उसमें अध्यायों को खंड कहा है। लघुत्तम रूपांतर में अध्यायों का विभाजन नहीं है। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं। एक है मृगया यानी आंखें, दूसरा है विवाह, तीसरा युद्ध यानी रण। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीना राम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउश ने किया था सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में प्रकाशित अपने लेख में। उन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शती के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का प्रणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं डॉक्टर बिपिन बिहारी त्रिवेदी के अकॉर्डिंग। देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में बात करें तो चंद बरदाई इसको सड़भाषा और गारसादासी कन्नौजी से, और डॉक्टर टेसीत्री पश्चिमी हिंदी से, डॉक्टर दशरथ एवं मनी राम रंगा अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी रासक या उपरासक में या उसके रूप में मानते हैं। देखिए, विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर बहुत ही तरीके से विभाजित हैं, जिसमें जैसे मिश्र बंधु, तो कुछ लोग इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे मिश्र बंधु हैं, तो मिश्र बंधु जो है इसे क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक। तो मिश्र बंधु इसको प्रमाणिक मानते हैं। देखिए, प्रमाणिक वाला ये पूरा दिया हुआ है, आप अर्ध प्रमाणिक का दिया है, अप्रमाणिक का, और ये क्वेश्चन भी आता है कौन किसे जो है पृथ्वीराज रासो को कौन प्रमाणिक मानता, कौन अर्ध प्रमाणिक, कौन अप्रमाणिक मानता है। तो प्रमाणिक में मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉड, ये 4 लोग हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉड। अर्ध प्रमाणिक में मानने वाले हैं मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। तो ये जो है ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। और जो अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक मानने वाले में है डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा।
तो प्रमाणिक में हो गए मिश्र बंधु दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल ताड़, और अर्ध प्रमाणिक में मुनिजन, हजारी प्रसाद, सुनीति, दशरथ ओझा। इधर अप्रमाणिक में बुलर, शुक्ल, प्रसाद, श्यामल दास, गौरीचंद, हीराचंद ओझा। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु जो दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 में जयानकृत पृथ्वीराज विषय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार इनकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्षों का अंतर सायास ही किया गया। इस प्रकार इन्होंने आनंद संबत की परिकल्पना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना सुखसुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में क्या लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि नहीं काव्य की दृष्टि होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही ज़्यादा है, इतिहास में बिल्कुल ही नहीं है। पुरातन प्रबंध संग्रह 15वीं सदी में संकलित में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुनिजन विजय ने इसके एक अंश जयचंद प्रबंध की ओर ध्यान दिलाया है। शुक्ल कहते हैं कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। शुक्ल कहते हैं कि माना जो रासो है वो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, ऐसा किसका कहना है? शुक्ल जी का। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है, ऐसा कहना है जॉर्ज ग्रियर्सन का। देखिए पृथ्वीराज विजय, तो जो पृथ्वीराज विजय है वो तो हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो पढ़ा, एक रचना पृथ्वीराज विजय करके है। ये जो पृथ्वीराज विजय है ये कश्मीरी कवि है जयानक। पृथ्वीराज विजय जो है, पृथ्वीराज विजय ये किसकी रचना है? ये कश्मीरी कवि जयानक की रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज विजय जो कि कश्मीरी कवि जयानक की रचना मानी जाती है, ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है जो पूना के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। डॉक्टर बुलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रमाणिक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्वक वर्णन किया गया है और ये किस लिपि में लिखा गया? तो शारदा लिपि में ये रचित ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ पे लौकिक साहित्य के बारे में दिया है। रचनाकार, समय और अन्य स्मरणीय जो बिंदु हैं। तो जैसे इसमें है ढोला मारूरा दुहा, तो ढोला मारूरा दुहा ये कवि कल्लोल, कुशल लाभ, इनका समय है 10वीं सदी। और अन्य स्मरणीय बिंदु में देखें तो ढोला मारूरा दुहा जो कल्लोल, कुशल लाभ 10वीं सदी इनका समय है। इनके द्वारा जो अन्य स्मरणीय बिंदु है कि ये जो है ये लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। पहली चीज़, ये लोक प्रचलित प्रेम काव्य राजस्थान में अधिक लोकप्रिय राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। तो एक तो ये लोक प्रचलित प्रेम काव्य है, राजस्थान में अधिक लोकप्रिय राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। दूसरा जो है संदेश रासक। संदेश रासक जो रचना है ये अब्दुल रहमान का 11वीं से 12वीं सदी। तो अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है ये देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त की गई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मीतर रास ग्रंथ है, पहला ऐसा है जो धर्मीतर रास ग्रंथ है। 3 प्रक्रमों में विभाजित है, 223 छंदों का ये बिरह युक्त काव्य है। अब बात करें यहाँ पे वसंत विलास। तो जो वसंत विलास है ये वसंत विलास रचनाकार अज्ञात और 13वीं सदी। अब देखिए वसंत विलास जो है इसमें वसंत और स्त्रियों पर वसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया और 84 दोहों को ही वास्तविक माना है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती दिखती है। अमीर खुसरो की रचनाओं की संख्या बताएं तो अमीर खुसरो की रचनाएं कितनी हैं? तो ये 100 बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, 2 सूखने, गजल। विद्यापति पदावली, तो यहाँ पे देखिए जो 1253 से 1325 और ये है 14वीं सदी। अब यहाँ पे अमीर खुसरो की रचनाओं में देखें तो इनकी पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे आवाज़ें
ये खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा। राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक भी माना है। उपयुक्त चारों काव्य ग्रंथ एवं काव्यों की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ या लगभग बहुत ही मुक्त है, जबकि तीनों गद्य ग्रंथ की भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों भाषाओं से आशय क्या है? राहुल भेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहे में रचित था, जिसमें 17वीं सदी में कुशललाभ कवि ने कुछ चौपाइयाँ भी जोड़ी। देखिए, अमीर खुसरो, खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनका नाम अब्दुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। देखिए, अमीर खुसरो को जो निम्न उपाधियों से नवाजा गया उनमें है तोता ये हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कवियों में राजकुमार प्रसिद्ध ऐतिहासिक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा, अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने स्वयं को तूती हिंद, हिंदुस्तान की तूती भी कहा है। अमीर का किताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। खुसरो के बारे में प्रेमचंद क्या लिखते हैं? खुसरो के बारे में लिखते हैं कि खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तान की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। विद्यापति के बारे में देखें तो विद्यापति 1360 से 1450 पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। बिस्पी गांव दरभंगा जिले के थे और तिरहुत के राजदरबार से ये सदैव जुड़े भी रहे। इन्होंने 3 विषयों में 14 ग्रंथों की रचना की। तो कुल कितना ही किया? 3 भाषाओं में कुल 14 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत में देखें तो शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, धान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार लिखनावली, गया पतलक वर्ण कृत। अवहट में लिखा कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में इन्होंने लिखा पदावली, गोरक्ष विजय नाटक। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग क्या है? मैथिली में है। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित काव्य है। तो इसमें जो कीर्तिलता है वो कैसा है? कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है। यह श्रृंगार परक इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त है। इसके संदर्भ में उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार है। पदावली में प्रार्थना और नचारी के तहत पदों में दुर्गा, गंगा जानकी, शिव कृष्ण के आराधना गीत अतः बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना है। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। शुक्ल जी के अकॉर्डिंग विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री तो ये श्रृंगारी मानते हैं, यानी जो विद्यापति की कवि रूप के संदर्भ में जो विद्वान हैं वो कौन श्रृंगारी विद्यापति को कौन मानता है? तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा जहाँ, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये जितने भी हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा जहाँ, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये सब विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं। और भक्त कौन मानता है? तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है बाबू ब्रजनंदन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी विद्यापति को भक्त मानते हैं। और रहस्यवादी कौन मानता है? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ, जनार्दन मिश्र, ये सभी क्या मानते हैं? रहस्यवादी मानते हैं। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी माना। तो किसने सबसे पहले माना है? सबसे पहले ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक भी माना है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में इन्हें देखा। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव, जयदेव, कविशेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक भी माना है। अब यहाँ पे देखिए विविध से संदर्भित जो भी चीज़ें हैं, आचार्य शुक्ल ने
सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें क्या किया, आदिकाल में स्वीकार किया। देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि ये सभी जो है सांप्रदायिक है, तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया इनको, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं कि नहीं, आदिकाल में इन्हें स्वीकार करते हैं। पृथ्वीचंद की मातृका प्रथम अक्षरा दोहरा को प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकीदास की कुकवि 32 में हुआ है। चरचरी एवं चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। क्या? चरचरी और चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। हरिभद्र सूरीकृत समीरैच्चा कहा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वैदिक ग्रंथ है, इसके रचयिता ज्ञात नहीं है। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि भुआल 10वीं सदी है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 बिक्रमी के तहत 19 कवियों का स्थान दिया। अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या कितना माना गया है, तो कवियों की संख्या कुल 75 माना गया है। अब यहाँ पे देखिए जो रचना एवं रचनाकार है उनके बारे में दिया है गद्य साहित्य से। जैसे मान लीजिए रचना एवं रचनाकार में कुलय माला कहा, तो ये उद्यतन सूरी के द्वारा जो रचना है कुलय माला कहा, ये 9वीं सदी का है। ये आरंभिक उल्लेख ग्रंथ सूची अपनी भाषा के कार्य चर्चित है। इसमें कुछ स्थलों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप देखने को मिलता है कुलय माला में। राउल पुल जो कि राउल बेल रोडा कवि के द्वारा 10वीं सदी, ये शिलांकृत कृति एवं गद्य पद्य मिश्रित जो है चंपू काव्य है और इसमें राउल नामक नायिका का नक्शिक वर्णन है। साथ ही कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। इसी हिंदी में नक्शिक वर्णन की जो परंपरा है उसका शुरुआत होता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा के द्वारा 12वीं सदी, बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसमें कौशल भाषा को अभ्रष्ट कहा गया है। संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में व्यवहारता कौशली के उदाहरण भी वर्णित है। इसमें वड़ रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर 14वीं सदी, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण, मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। अब यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उनमें देखिए जैसे सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्य में जैसे सरापा का है, पंडिल सर सत बखाड़े देहि बुद्ध बसंत न जाड़ई, है ना। दूसरा जैसे जेहि मन पवन न संचरी रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित्त विसाम करू सरहि कहो उबेश, घोर अंधेरे चंदमणि जिमे उज्जव करे, है ना। ये भी पंक्तियां हैं। इनके अलावा जैसे आदिकाल में है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियराज साहब मुकल, लुइपा के द्वारा का तरुअर पंच बिटाल चंचल चिय पैठो काल, है ना, ये है इम्पॉर्टेंट है। कंडपा के द्वारा है कि जैसे पंक्तियां हैं कि एक कड़ा किजड़ई मंत्रणा तातम टीड़ धड़ी जिड़ घरड़ी जब बा मजड़ई, ऐसे करके देखिए ये थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगा बट ये पंक्तियां आती हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आलो डुम्बी तोय सम करीब मसांग निघिड़ कंड कपाली जोई लाग, ये सब यहीं पे है, बाकी भक्ति काल से आपको सही से मिलने लगेगा। तो ये देखिए जैसे गंगा जौना माझिरे बईन आए, तई बुडाली मातंग पोया लीले पार कराए, बाहतू डोंबी बाहलो डोंबी बाढ़ते भैल उछारा, सदगुरु पाप पाए जईबो जिढ़ो रारा। विरूपा के द्वारा देखें तो विरूपा के द्वारा है सहजे थिर करी वारुड़ी साध अजरमार होई दिटकान, दसमी दुआरत चीय देखई आयल गराहक अपने बा। इनके अलावा यहाँ पे तांतिपा के द्वारा देखें तो बेंग संसार बढ़ाहिल जाए दुहिल दूध के बेटे समाये, दरिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंता प्रत्यम वेदो भगवाना उपमा वार्जिता प्रवाह, कंड्रिपा के द्वारा प्रतन रपी गंगाया नैव स्वा शुद्ध मरती है। अब यहाँ से देखिए नाथ साहित्य की जो पंक्तियाँ हैं उनके बारे में, जैसे गोरखनाथ के द्वारा देखें तो जुई पिंडे सोई ब्रह्मांडे नथांसो नादो नदांस प्राड़ा संकते सो बिंदु बिंदु रसाह शरीरम, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से है। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई अमेह जोशु सबद एक बूझबा निरंबे चेला कुडम विधि रहे। जैन साहित्य से जो पंक्तियाँ हैं उसमें देखिए पुष्पदंत के द्वारा है कि बीड़ू धौलेड़ सायड़ू का हल्लई बीड़ू जीवेड़ देव की चल्लई, देवसेन के द्वारा जो जिड़ सासठ भासियो सो मई कहू सारू। हेमचंद्र के द्वारा जो पंक्तियां हैं, भला हुआ जो मार या बायडू मारा कांतु, लज्जेव तू वयम सो जई भग्गा करू अयन तू, जई सोना आवई दुई घर कोई अवमुत तुझो, जई मऊ देड़ा आदेड़ी, है ना। तो इसी तरीके से पीएम संगमी को निद्दड़ी। सोमप्रभ सूरी के द्वारा है
रावण जायो जय दिहई दह मुँह एक शरीरू, चिंता वे तैवो जिजड़ू कावड़ू पियाहू खेरू। जैनाचार्य मेरुतुंग के द्वारा देखें तो है झाली टुट्टीम किम ना मोह की ना होइम झरपुंज, मुंज भड़ही मुड़ालई जुब्बम गयो न झूर, जा मति पच्छई संपंचई जा मति पहली होई, बा विछोड़ब जी तड़ो। ऐसे ही करके अब देखिए यहाँ पे रासो साहित्य से जो पंक्तियाँ हैं 1272 मझारी जैठपदी नवमी बुधवारी नाल रसाड़ आरंभी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, परड़व चालियो विशल राय चौराशिया सहुलिया बोलाई, है ना, ये पंक्ति है। गरब करी उभू छई सभा रव राव सो सरीखा नहीं करो भोत, गरबी ना बोलो हो सब रपा रात तो सरीखा खड़ा भूताल, एक उड़ीसा को धड़ी बचन हमारे तू मनी जा, जो थारे संबर उग रहे, जीव न जीव वियोग नो दवका दाभा कुपली मलेही, जीव का दाधा ना बंगुरे नाल कहाई सुड़ जई सब कोय। देखिए चंद बरदाई के द्वारा ये है पंक्तियाँ कि पुस्तक जलड़ हाथ दे चली गजन रिप काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृतु भू भोज उदरिय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद गृत चंदनंद उदरिय तिमी, एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत, तीर पुजे पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र, एकादश से पंचादश विक्रम जिस धर्मसुत, दही पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान। पद्मावती समय से देखें तो हिंदुआन थान उत्ताम सुदेश, ताह उदित दुग सुदेश, सम्रेनि चौहान थान, पृथ्वीराज तहाँ रजंत भान, सम्रानी रेस सुमेश पूत, देवत रूप अवतार धत, जिहि पकड़ी शाह साहाब लीन, तिहुबेर करिय पनि पेहन, मनहु कला सस भान कला 16 सो बनिया, बाल बैस ससीमा तमीप अमित रस पिन्या, कुट्टिल के सुदेश पोह परिचियत पिकसद, कमल गंध वैसंद हंसगत चलित मंद। पंक्ति है कि प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दिन नो, लगन बरव रची सरव दिन, द्वादश ससिले न्यू, 111 अरु 30 सास संबत पर मारन, दिखम दिठी उच्चरी वर एक ससलक विलह न करयो, अलगार रेयानी तीन पंच मोहि जो रुकमानी कन्हर बरियो। इसी तरीके से कि बज्जी घोर निशान राम चौहान चौदेश, सकल सूर सामंत समरी बल तंत्र मंत्र तेश, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लगबीर नट, कढ़त तेग बन मेघ लगत मनो बीज झट घट, थकी रही सुर कौतिक गगन रंगन मंगन, भई सोन धर हदि हरिश वीर, जगे उलसी हो रहु रंग रत्तबीर। जगनी के द्वारा 12 बरस ले कुकर जी और 13 ले जैसे सियार। सारंगधर के द्वारा देखें तो शुक्ल जी के अनुसार ये रचना भी निकी थी, नूनम बादलम छाई के पसरी निस्रण शब्द घरा, हमीर रासु के द्वारा ढोला मारिया ढीली मुँह, मच्छी दो मत्स्य शरीर, है ना, सुर जज्जला मतिवरम चलिम वीर हमीर, पिंधड़ू दिव सन्नाह बा ऊपरी पख दई, बंधु समदि डय धसेऊ साही अमीर बाढ़। विद्यापति की कीर्तिलता पताका से जैसे है कि रज लुद असलान बुद्धि विकम्प बल्ले हारल, पाश बई सी पिस्वासी गैंस मारल, पुरुष तेड़ु पुरुषम नहीं पुष्यो जम मतेन। लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो के द्वारा नीचे खुसरो की कुछ पहलियां दोहे और गीत दिए। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उनसे एक न गिरे, एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिजड़े में दिया, इनके अलावा एक नार 2 को ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी, अरत तो इसका भूजेगा मुँह तो देखो सूझेगा। तो ये दर्पण के लिए है। चूक भई कुछ वासो ऐसी देश दौड़ भयो परदेशी, एक नार ना पिया। तो ये कुछ जो इनकी जो है प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पूछी जाती हैं इनके विद्यापति के द्वारा जो पंक्तियां हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम उसको नेक्स्ट में देखते हैं थोड़ा।